जय हिंद क्लास 10 के प्यारे बच्चों। आज हम लोग शुरू करेंगे द ग्लिम्सेज ऑफ इंडिया। ठीक है ना, द ग्लिम्सेज ऑफ इंडिया हम लोग शुरू करेंगे। और इससे पहले मैं बता दूं आप लोगों को, जो क्लास 10 का जो ए लेटर टू गॉड, डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, नेल्सन मंडेला, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ए टाइगर इन द जू, टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, द बाल पोयम, फ्रॉम द डायरी ऑफ एन ए फ्रैंक, अमांडा, और इतने जो सिलेबस हैं पोइट्री और सप्लीमेंट्री का ये हो चुका है, और पोइट्री और प्रोज का, और सप्लीमेंट्री में ए ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी और द थीव्स स्टोरी, ये पूरा का पूरा इसका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर और पूरा का पूरा ये हिंदी एक्सप्लेनेशन भी करा दिया गया है। ठीक है ना, उम्मीद है कि उसको आप लोग देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लोग वहां से जा कर के आप वीडियो को देख सकते हैं और पूरा वॉच कर सकते हैं। ठीक है ना, और पूरा वीडियो देखने के लिए अगर पूरा नहीं देखे हैं तो नहीं मिल रहा है वीडियो आपको, तो आप लोग प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं, वहाँ पर आप लोग को अच्छे से मिल जाएगा। और क्लास 9 से लेकर के 12 तक का पूरा लिटरेचर और शाम को 7 बजे रोज लाइव क्लास चलता है, आप लोग उसमें ज्वाइन हो जाइए। तो ज़्यादा बातें न करते हुए शुरू करते हैं हम लोग ग्लिम्सेज ऑफ इंडिया। ठीक है ना, इंडिया की झलक देखते हैं। ग्लिम्सेज का मतलब झलक, इंडिया की झलक। इसमें 3 कहानियाँ हैं। ए बेकर फ्रॉम गोवा, दूसरा कुर्ग की कहानी है, और तीसरा है टी फ्रॉम आसाम। ये 3 स्टोरीज है। तो आज हम लोग केवल ए बेकर फ्रॉम गोवा पढ़ेंगे, दूसरे दिन कुर्ग पढ़ेंगे और तीसरे दिन टी फ्रॉम आसाम पढ़ेंगे। ठीक है ना। फर्स्ट स्टोरी हम लोग की है ए बेकर फ्रॉम गोवा। गोवा में जो पावरोटी बनाने वाले लोग थे, उन्हीं लोगों के बारे में बताया जाता है, जो पुर्तगाली के समय थे, किस कैसे आकर के यहाँ बस गए, कैसे थे, वही उन लोगों के बारे में देखा जाएगा। क्या अभी तक उन लोगों के रोटी बनाने वाले हैं, क्या अभी भी भट्टियों में आग जल रही है कि नहीं जल रही है, ये सारी चीज़ हम लोग आगे पढ़ेंगे। और उम्मीद करते हैं, विश्वास भी दिलाते हैं आप लोगों को कि पूरा का पूरा लास्ट तक देखेंगे तो आपको पूरा बेहतर से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, तो ज़्यादा बातें ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ से हम लोग की कहानी शुरू होगी। आवर एल्डर्स आर ऑफेन, हमारे बड़े बुजुर्ग, ऑफेन मीन्स प्राय, हमारे बड़े बुजुर्ग, हियर्ड रेमिनिसिंग का मतलब होता है याद ताज़ा करना। नॉस्टैल्जी का मतलब क्या होता है, जो नॉस्टैल्जी का मतलब होता है उत्सुक होना। ठीक है ना, यानी कि बहुत पुराने बड़े बुजुर्गों के द्वारा, यानी हम अपने बड़े लोगों के द्वारा प्रायः सुना करते हैं कहानियाँ। ठीक है ना, सुना करते हैं कौन सी, अबाउट दोज गुड ओल्ड पुर्तगालीज डे। पुर्तगाली मतलब जो देश में पुर्तगाली लोग आए थे, आप लोग एसएसटी के छात्र हैं, देख सकते हैं पुर्तगाली किसे कहते हैं, आप लोग को पता होगा। यानी इसका हिंदी होगा कि हम अपने बड़े लोगों से प्रायः उन पुर्तगाली लोगों के दिनों को याद करते हुए सुनते हैं, कि पुर्तगाली लोगों की दिन को वो लोग याद करते हैं, बड़े बुजुर्ग उन लोगों की कहानी बताते हैं। द पुर्तगाली एंड देयर फेमस लोब्स, यानी कि पुर्तगाली और उनके प्रसिद्ध लोब्स। लोब्स का मतलब होगा पावरोटी। ठीक है ना, यानी कि वे पुर्तगाली और उनके प्रसिद्ध ब्रेड, ब्रेड का मतलब होगा डबल रोटी या लोब्स ऑफ ब्रेड। ठीक है ना, डबल रोटी के बारे में बता रहा है। दोज ईटर्स ऑफ लोब्स, वे पावरोटी को खाने वाले, माइट हैव वैनिस्ड, चले गए हैं। वैनिस्ड का मतलब होता है गायब हो जाना या चले जाना, यानी उन डबल रोटी को खाने वाले लोग तो चाहे रहे या ना रहे, यानी कि चले गए हैं, बट द मेकर्स आर स्टिल देयर, लेकिन बनाने वाले अभी भी वहाँ मौजूद हैं। क्लियर हुआ इतना। इसमें पूरा लाइन में बोला गया है कि हम अपने बड़े बुजुर्गों के द्वारा पुर्तगाली दिनों को बड़ी उत्सुकता से याद करते हैं। वे पुर्तगाली और उनके प्रसिद्ध ब्रेड के बारे में हम लोग सुनते हैं। उन डबल रोटी और वो डबल रोटी खाने वाले लोग चाहे न रहे, लेकिन बनाने वाले अभी भी वहाँ मौजूद हैं। जैसे दादा दादी के द्वारा हम लोग कोई कहानियाँ सुना करते हैं बचपन में, ठीक उसी प्रकार से ये सुना करते थे और सुनने के लिए बड़े उत्सुक होते थे। ठीक है, वी स्टिल हैव एमॉन्ग्स्ट, वो हम लोग के मध्य में है। एमॉन्ग्स्ट का मतलब मध्य में, अस हम लोग के। द मिक्सेज, मिक्सेज का मतलब घुल मिल गए हैं। वे जो पावरोटी बनाने वाले हैं, हम लोगों के मध्य में घुल मिल चुके हैं। द मोल्डर्स,
ठीक है ना। अब देखते हैं मॉडल्स का मतलब होता है आकार देने वाले, वे आकार देने वाले, एंड दोज और वे हु बेक द लोव्स और वे जो उसको बनाते हैं, यानी कि वे उसको आकार देने वाले लोग, यानी कि वो हम लोग के बीच में मिक्स होके हैं। सांचे बनाने वाले और रोटी सेकने वाले लोग आज भी हैं। फिर से देखते हैं, मिक्स द मोल्डर्स, मोल्डर्स का मतलब आकार देने वाले पारोटी को, एंड दोज हु बेक, बेक का मतलब होता है सेकना, द लोव्स, और पारोटी को बनाने वाले लोग मौजूद हैं और हम ही लोगों के बीच में मिक्स हो चुके हैं। दोज एज ओल्ड टाइम, यानी पुराने दिनों में टाइम टेस्टेड फर्नेंस स्टिल एग्जिस्ट, एग्जिस्ट का मतलब होता है अस्तित्व में, वे समय की कसौटी पर, है ना, वो एक मिनट रोटी खाने वाले हैं, है ना, वे समय की कसौटी पर परखी हुई भट्टियां आज भी अस्तित्व में हैं। समय की कसौटी यानी कि ओल्ड एज, द ओल्ड एज टाइम टेस्टेड, समय की कसौटी पर, फर्नेस मतलब होता है भट्टियां, स्टील एग्जिस्ट आज भी अस्तित्व में है। पूरा हिंदी हो जाएगा कि वे समय की कसौटी पर परखी हुई भट्टियों आज भी अस्तित्व में हैं। ठीक है ना। द फायर इन द फर्नेस, उन भट्टियों में अभी भी आग है, यानी आग जल रही है। हैज नॉट येट बीन एग्जिस्टेंस, एक्सटिंग्यूस्ड, एक्सटिंग्यूस्ड का मतलब होता है बुझना। ठीक है ना। कहते हैं कि समय की कसौटी पर परखी हुई भट्टियां आज भी अस्तित्व में हैं, उन भट्टियों में आग आज भी है और वे अभी बुझी नहीं है, वे आग एनएग्जिस्टेड नहीं हुई है, बुझी नहीं है। द थर्ड, थर्ड का मतलब धम धम की आवाज़, एंड जिंगल का मतलब झन झन की आवाज़। द थर्ड एंड द जिंगल यानी कि धमक और झनक की आवाज़। आगे देखते हैं, इसके बाद नेक्स्ट होगा द ट्रेडिशनल बेकर्स बम्बू, ट्रेडिशनल का मतलब परंपरागत, बेकर मतलब पारोडी बेचने वाले, और बम्बू मतलब उसके बांस। ठीक है ना। पूरा अर्थ हो जाएगा कि परंपरागत बेकर के बांस की धमक और खनक के आगमन की सुबह सुबह संकेत होती थी। ठीक है ना। हियरिंग द अराइवल इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में जब आते थे पारोटी बेचने वाले तो उन लोग के बांस के धम धम और छम छम की ये आहट हो जाती थी कि वो पारोटी बेचने वाला आ जाता है। जैसे आज भी देखे होंगे पारोटी बेचने वाले आते हैं गांव मोहल्ले में तो एक प्रकार का विशेष यंत्र बजाते हैं, या जो ठेले वाले होते हैं वो एक प्रकार का विशेष यंत्र बजाते हैं, यानी कि माइक बजाते हैं। पहले तो माइक था नहीं, तो पहले एक विशेष प्रकार के बम्बू का बनाते थे और उसी से वो पता चल जाता था कि बेकरी वाला आया है। ठीक है। बचपन की बातें भी आएंगी इसमें, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। कैन स्टिल बी हियर्ड इन सम प्लेसेज, आज भी इसे कुछ जगहों पर सुनी जा सकती है, कुछ स्थानों पर आज भी इसे सुना जा सकता है। मे बी हो सकता है द फादर इज नॉट एलाइव, हो सकता है कि इन लोगों के पूर्वज जीवित ना हो सकता है इनके पिता जीवित नहीं हो जो बेकर वाले हैं। बट द सन स्टिल कैरीज, लेकिन इनके बेटे लोग ढो रहे हैं ऑन द फैमिली प्रोसेसन, मतलब पारिवारिक व्यवसाय को। ठीक है ना। हो सकता है इनके पिता जीवित न हो लेकिन बेटा अभी भी पारंपरिक जो व्यवसाय है, धंधा है, उसको जारी रखे हुए हैं, ढो रहे हैं। दीज बेकर्स आर, ये पारोटी बनाने वाले, इवन टुडे आज, नोन एज पैडर, पैडर इन गोवा, यानी कि ये पारोटी बनाने वाले लोग आज गोवा में पेडर के नाम से जाने जाते हैं। इतना याद हो गया सबको कि आज इसको अंडरलाइन करिएगा कि आज किसके नाम से जाने जा रहे हैं, तो पेडर के नाम से ये सब जाने जा रहे हैं। क्लियर है इतना। अब देखते हैं दूसरा पैराग्राफ। अब ये बचपन की यादों को बताएंगे, जिस प्रकार हम बचपन में बर्फ वाला आ जाता है, गोला वाला आ जाता है, तो किस तरह से हम लोग खरीदने के लिए दौड़ते हैं, ठीक उसी प्रकार आप लोग इमेजिन करिएगा, पूरा मजा आ जाएगा। ठीक है ना। ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा, बचपन में गोवा में। ठीक है ना। ड्यूरिंग मतलब के दौरान, आवर चाइल्डहुड बचपन, इन गोवा यानी कि गोवा में हमारे बचपन के दौरान। द बेकर यूज टू बी आवर फ्रेंड, जो बेकर थे ना हमारे दोस्त हुआ करते थे बचपन में, वो बेकर हमारे दोस्त हुआ करते थे, कंपेनियन साथी हुआ करते थे, एंड गाइड और मार्गदर्शक हुआ करते थे। ठीक है ना। कवि राइटर कहते हैं कि गोवा में हमारे बचपन के दौरान बेकर हमारे दोस्त हुआ करते थे, साथी हुआ करते थे, एंड मार्गदर्शक हुआ करते थे। ठीक है। ही यूज टू कम एट लिस्ट
ट्वाइस अ डे, कम से कम वह दिन में 2 बार आया करते थे। ठीक है ना, वह दिन में कम से कम कितनी बार आया करते थे, तो 2 बार आया करते थे। कब, वंस, एक बार, व्हेन ही सेट आउट, सेट आउट मतलब रवाना होना, इन द मॉर्निंग, जब वह सुबह में रवाना हो जाते थे या निकल जाते थे, ऑन हिज सेलिंग राउंड, बेचने के लिए, है ना, घूम घूम करके बेचने के लिए। जब एक वह उस समय आते थे जब उस समय वह बिक्री के लिए एक चक्कर लगाने के लिए आने के लिए सुबह निकल जाते थे। ठीक ना, एक बार बेचने के लिए वो सुबह निकल जाते थे। एंड देन अगेन, और फिर व्हेन ही रिटर्न आफ्टर इम्पटिंग, इम्पटिंग का मतलब होता है खाली करना, हिज ह्यूज बास्केट, बहुत बड़ा, अपनी बास्केट मतलब टोकरी को। पहली बार वो कब निकलते थे, सुबह में जब बेचने के लिए निकलते थे तब, और दूसरी बार कब निकलते थे, जब बहुत बड़ी टोकरी को खाली करके वापस लौटते थे तब। यानी कि जब वो सुबह में निकलते थे पारोटी बेचने के लिए, तो शाम को या जब भी हो जाए तब वो केवल जब पूरी बास्केट खाली ना हो जाए तब तक वो लौटते नहीं थे, पूरा बास्केट वापस खाली करके ही आते थे। आगे, द जिंगलिंग थर्ड, यानी कि झंझनाहट की आवाज़ ऑफ द बम्बू, बम्बू की जो झनक की आवाज़ आती थी, ठीक है ना, झमझम की आवाज़, बम्बू से एक विशेष प्रकार की झंझन की आवाज़ आती थी। वो कब, वो हमें जगा देती थी, वो सब हम लोग को जगा देती थी फ्रॉम स्लीप, हमारी नींद से। आप भी देखे होंगे गांव देहात में आते हैं पारोटी बेचने वाले, तो वो सुबह ही सुबह आ जाते हैं, हम लोग के गांव में भी आता है, 5 साढ़े 5 बजे आ जाता है और सबको जगा देता है। ठीक है ना, उसी तरह से एक आता था और उन लोगों को स्लीप से जगा देता था, नींद से जगा देता था। एंड वी रैन टू मीट, और हम लोग दौड़ते थे, एंड ग्रीट हिम, और उसका अभिवादन करते थे। ठीक है ना, एकदम ठीक, अच्छे से देखते रहिएगा, सबका सब समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, क्या करते थे हम लोग, उससे मिलने और उसका स्वागत करने के लिए दौड़ते थे। वाई वॉज इट सो, ऐसा क्यों था, बचपन में हम लोग ऐसा क्यों करते थे, गोला लेने के लिए, बर्फ लेने के लिए हम लोग ऐसा क्यों करते थे, पता नहीं। ठीक है ना, तो वाज इट फॉर द लव ऑफ द लोफ, है ना, पूछ रहे हैं क्या वह डबल रोटी के प्रति प्रेम के कारण था, क्वेश्चन कर रहे हैं क्या वह डबल रोटी के प्रति प्रेम का कारण था। नॉट एट ऑल, नहीं, बिल्कुल नहीं। द लोव्स वर बॉट बाई सम, इसको अंडरलाइन कीजिएगा, पास्किन और बास्टिन, 2 लोग हैं। ठीक है ना, इसमें कहा जा रहा है कि डबल रोटी किसी पास्किन या बास्टिन के द्वारा खरीदी जाती थी, 2 लोग खरीदती थी, हम लोग के लिए तो था नहीं। द मिड सर्वेंट थी वो दोनों, ऑफ द हाउस, और वो घर की कौन थी, जो घर की नौकरानी हुआ करती थी, दोनों लोग, उन्हीं के द्वारा ये रोटियां खरीदी जाती थी। वाट वी लॉन्ग्ड फॉर वर दोज ब्रेड बैंगल्स विच वी चूज केयरफुली, केयरफुली मतलब होता है बड़ी सावधानी से चुनना उस पारोटी को। ठीक है ना, हम जिस चीज़ के लिए तड़पते थे वे थी क्या, डबल रोटी थी। ठीक है ना, और कुछ नहीं होता था, और वो बड़ी ध्यान से उन सबको चुनते थे, केयरफुली चुनते थे। समटाइम्स, कभी कभार, इट वाज स्वीट ब्रेड, अच्छा लगता था, मीठा होता था, ऑफ स्पेशल मेक, लगता था कि एक स्पेशल तरीके से बनाया गया है। ठीक है ना, कई बार तो बहुत विशेष प्रकार का मीठा ब्रेड लगता था ये। ठीक है ना, विशेष प्रकार से मीठा ब्रेड लगता था। आगे देखते हैं, समझ में आया होगा। द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री ऑन द सीन विथ, एक मिनट, with the zang sound of his specially made bamboo staff। एक एक मिनी देखते हैं। द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री, जो बेकर होता था ना, संगीतमय प्रवेश लेता था, यानी अपना संगीत बजाते हुए, जैसे रेडी वाले चिल्लाते हुए प्रवेश करते हैं गली में ना आपके, ठीक उसी प्रकार ये भी एक विशेष प्रकार का बांस का बना हुआ होता था, उससे झंग झंग करते हुए म्यूजिकल एंट्री लेता था। ठीक है ना, वो म्यूजिकल एंट्री लेता था ऑन द सीन विथ द झंग झंग की आवाज करते हुए एंट्री लेता था, साउंड ऑफ हिज स्पेशली मेड बम्बू स्टाफ, जो बम्बू के डंडे से वो बना हुआ था, कुल मिलाकर के बम्बू से बना हुआ था। स्टाफ का मतलब होता है छड़ी, तो बम्बू से वो बना हुआ एक प्रकार का यंत्र था, और वो झंग झंग की आवाज करते वो प्रवेश करता था। वन हैंड सपोर्टेड, एक हाथ से वो सपोर्ट किया हुआ था द बास्केट को, ऑन हिज हेड, जो उसके सिर पर रखी हुई थी। ठीक है ना, 2 हाथ थे, एक हाथ को जो सर पर रखी हुई टोकरी है उसको पकड़ा हुआ था, एंड द अदर
एक मिनट, एंड द अदर बैंग्ड द बम्बू ऑन द ग्राउंड, और दूसरे हाथ से उस बम्बू को सहारा दे करके चल रहा था, ठेक करके चल रहा था। समझ में आया? कहते हैं कि एक हाथ जो अपने सिर पर रखी हुई टोकरी से सहारा देता था और दूसरे हाथ से जमीन पर बांस को बजाते हुए चल रहा था। ठीक है ना। ही वुड ग्रीट, ग्रीट का मतलब होता है अभिवादन करना, द लेडी ऑफ द हाउस, वह घर की महिलाओं को अभिवादन करता था, क्या कह कर करके, विथ गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बोल करके। ठीक है ना। वह घर की महिलाओं को गुड मॉर्निंग बोल करके, जो मालकिन होती थी उन लोगों को गुड मॉर्निंग बोल करके अभिवादन करता था। ठीक है ना। उसके बाद अभिवादन करता था। एंड देन प्लेस द बास्केट ऑन द वर्टिकल बम्बू, वर्टिकल का मतलब होता है लंबवत, और फिर टोकरी को लंबवत बांस पर रख देता था। आप लोग एक प्रकार का गांव देहात में देखे होंगे, चाहे ऊपर रख लेते हैं, शहरों में भी देखा जाता है कि ऊपर जो होता है मुरमुरा का होता है, एक भी मुरमुरा होता है, उसमें थोड़ा सा प्याज नमक तेल डाल करके बेचते हैं, और वही वाले को, उसी वाले को सीन बैठाइएगा दिमाग में, सिर पर अपने रख लेंगे टोकरी और हाथ में एक विशेष प्रकार का बना हुआ बम्बू होता है, वही लेकर के चलते हैं। ठीक उसी प्रकार ये सीन है। ठीक है ना। एक हाथ से वो बम्बू पकड़ा होता है। वी किड्स, हम बच्चे, वुड बी पुश्ड असाइड विथ अ माइल्ड रिब्यूक, यानी छोटी सी डांट के द्वारा। ठीक है ना। हम जो बच्चे थे, हम बच्चे हल्की झड़प के द्वारा दूर हटा दिए जाते थे, हल्की झड़प के द्वारा डांट कर कर, भागो यहाँ से करके, नहीं हटाते हैं छट तुम, उस तरह से वो हटा दिए जाते थे छोटे से बच्चों को। अब क्या होता है, एंड और द लोव्स वुड बी डिलीवर्ड टू द सर्वेंट, और जो पावरोटी होती थी सर्वेंट के द्वारा डिलीवर होती थी। ठीक है ना। यानी कि वो जो रोटी थी, डबल रोटी, नौकरों को दे दी जाती थी कि लेकर जाओ। बट वी वुड नॉट गिव अप, लेकिन हम भागते नहीं थे, कितना भी वो ढकेल ले या खेद ले पावरोटी वाला, लेकिन हम लोग भागते नहीं थे। वी वुड क्लाइम अ बेंच, हम किसी बेंच पर चढ़ जाते थे, और द पैरापेट एंड पीप, पीप का मतलब हो झांकना, या किसी ऊंचे स्थान पर चढ़ जाते थे, एंड पीप इनटू द बास्केट, और उसकी झोंक और उसकी टोकरी में हम लोग क्या करते थे, झांकते थे। ठीक है ना। मुंडेर पर चढ़ जाते थे या किसी ऊंचे स्थान पर चढ़ जाते थे और उसकी टोकरी में झांका करते थे। समहाउ, किसी प्रकार, आई कैन, किसी प्रकार हम चढ़ जाते थे। आई कैन स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेगनेंस ऑफ दोज लोब्स, लोब्स का मतलब होता है पावरोटी। आज भी उन डबल रोटी की विशेष महक को याद करते हैं हम लोग, है ना। रिकॉल का मतलब याद करना, टिपिकल फ्रेगनेंस महक, खुशबू ऑफ द दोज लोब्स, उन डबल रोटियों की खुशबू को आज भी हम लोग याद करते हैं। लोब्स फॉर द एल्डर्स, जो पावरोटी डबल रोटी होती थी बड़े लोगों के लिए थी, डबल रोटी बड़े लोगों के लिए थी। एंड द बेंगल्स फॉर द चिल्ड्रेन, और गोलाकार बच्चों के लिए था। जो बड़ी वाली पावरोटी थी ना डबल रोटी, वो बड़े लोगों के लिए था और गोलाकार बच्चों के लिए था। देन तब वी डिड नॉट ईट, देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश, तब हम लोग बचपन में ब्रश करने का कोई परवाह नहीं करते थे, ब्रश करेंगे कि नहीं करेंगे। ठीक है ना। बहुत से लोग आज भी नहीं करते हैं। छोटे बच्चे में देखे होंगे बचपने में कि बहुत से बच्चे अगर कुछ चीज़ मिल जाता है खाने वाला तो ब्रश की परवाह नहीं करते थे। आवर टीथ, अपने ब्रश से यानी दांत धोने का कोई परवाह नहीं होता था। और वॉश आवर माउथ, या ना ही अपने मुंह धोते थे वो बच्चे प्रॉपरली, ठीक तरीके से। ठीक है ना। ना ही वो ब्रश, दांतों को ब्रश से धोने का और न ही मुंह धोने का कोई परवाह होता था। एंड वाई शुड वी, और हम लोग ऐसा क्यों करें, क्यों मुंह धोएं, वो तर्क देते हैं। देखिए, हु वुड टेक द ट्रबल ऑफ प्लकिंग, कौन तोड़ने का कष्ट उठाएगा, द मैंगो लीफ, आम के पत्ते को, है ना, फॉर द टूथब्रश, टूथब्रश बनाने के लिए। जैसे गांव में या देखे होंगे या ट्रेन में आप जाते हैं तो दातुन दातुन करके बेचते हैं, तो वही कहता है कि कौन कष्ट करेगा भाई, है ना। वो कहता है कि कौन कष्ट करेगा टूथब्रश के लिए पत्ते तोड़ने का। ठीक है ना। आम के पत्ते तोड़ने का कौन कष्ट करेगा उसका ब्रश बनाने के लिए। एंड वाई वाज इट नेसेसरी, और यह क्यों आवश्यक है एट ऑल, यह तोड़ना या मुंह धोना यह क्यों आवश्यक है भाई। द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ, टाइगर तो अपने दांत कभी नहीं धोता है,
तर्क दे रहे हैं, टाइगर तो अपना कभी दांत नहीं धोता है। हॉट टी कुड वॉश, जो गर्म चाय है ना दांत को साफ कर देगी। एंड क्लीन अप, धो देगी एवरीथिंग सो नाइसली, अच्छे तरीके से। कहते हैं कि जब हम चाय पियेंगे तो वो अच्छे तरीके से पूरे दांत को ब्रश कर देगी, यानी कि गर्म चाय सब कुछ अच्छे तरीके से साफ कर देगी आफ्टर ऑल, ठीक है ना, अंततः पूरा का पूरा वह साफ कर देगी। इतना तर्क देते हैं, ठीक है ना, बचपन है। तो बहुत से लोग आज भी कहते हैं कि हम क्यों धोए हम मुंह क्यों धोए, हाँ शेर तो कभी मुंह नहीं धोता है। तो इसी प्रकार आप लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग हैं, लिखा है कि मैरिज गिफ्ट्स जो शादी के उपहार होते थे आर मीनिंगलेस। मीनिंगलेस का मतलब होता है अर्थहीन। शादी के उपहार मीनिंगलेस, अर्थहीन होते थे विदाउट द स्वीट ब्रेड, इस मीठे ब्रेड के बगैर। नोन एज द बोल, जिसको बोल कहा जाता था, ठीक है ना। यानी शादी के उपहार बिना मीठे ब्रेड, जिन्हें बोल कहते हैं, वो अर्थहीन लगता था। यानी शादी का जो कुछ भी गिफ्ट दिया जाए वो अर्थहीन, यानी कुछ सूना सूना लगता था जब तक कि ब्रेड ये बोल न दिया जाए, ठीक है ना। इतना महत्वपूर्ण था उस समय का ये। आगे देखते हैं, जस्ट एज अ पार्टी, ठीक उसी प्रकार पार्टी में भी अगर ये बोल न रहे तो पूरा पार्टी बेकार लगता था, सूना सूना लगता था। और अ फीस्ट लॉसेज इट्स चार्म्स विदाउट ब्रेड, और इसके बगैर बिना ब्रेड के रोमांच खो देते थे, पूरा का पूरा चार्मिंग खो जाता था। इतना महत्वपूर्ण था ये। नॉट इनफ, एक मिनट, नॉट इनफ कैन बी सेड टू हाउ सो, यह कोई नहीं कह सकता कि यह क्या प्रस्तुत करता था। हाउ इम्पोर्टेंट, कितना महत्वपूर्ण था। अ बेकर कैन बी फॉर अ विलेज, हमारे गांव में, ठीक है ना। यानी यह दिखाने के लिए कि एक बेकर एक गांव के लिए कितना महत्वपूर्ण हो सकता है, ठीक है ना, कितना महत्वपूर्ण हो सकता है, ये आप लोग को पता होना चाहिए। इससे अधिक कुछ नहीं कहा जा सकता। द लेडी ऑफ द हाउस, घर की महिलाएं, मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेज, सैंडविच आप लोग जानते हैं सैंडविच किसे कहते हैं, ठीक है ना। यानी घर की महिलाएं सैंडविच तैयार करने होते हैं, घर की महिलाएं सैंडविच तैयार करती हैं ऑन द ओकेजन, पर्व पर ऑफ हर डॉटर्स एंगेजमेंट, जब डॉटर के, उन लोगों के डॉक्टर की एंगेजमेंट होता है, सगाई होती है, तब वो सैंडविच तैयार करती हैं। पूरा अर्थ हो जाएगा कि घर की महिला को अपनी बेटी की मंगनी पर सैंडविच तैयार करने होते हैं, ठीक है ना, सैंडविच तैयार करने होते हैं। केक्स एंड बोलिनहास, अंडरलाइन कीजिएगा, ये पूरा का पूरा लिखा है कि जो केक होते हैं और बोलिनहास, ठीक है ना, उसको केक के केक में और बोलिनहास को बोलिनहास में ही याद करिएगा, ठीक है ना। आर द मस्ट फॉर क्रिसमस, ये क्रिसमस के लिए फेमस थे, ठीक है ना। यानी केक और बोलिनहास क्रिसमस के त्यौहार पर जरूरी थे, क्रिसमस के त्यौहार पर, एज वेल एज अदर फेस्टिवल, और ठीक उसी प्रकार अन्य त्यौहारों पर भी ये जरूरी थे। कहने का मतलब केक और बोलिनहास क्रिसमस और अन्य त्यौहारों के लिए जरूरी हैं, ठीक है ना। फेस्टिवल, दस इस प्रकार द प्रेजेंस ऑफ द बेकर्स, इस प्रकार बेकर्स फर्नेस, इस प्रकार बेकर के भट्टियों की उपस्थिति इन द विलेज, गांव में, इज एब्सोल्युटली इसेंशियल, बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। इस प्रकार वे कहते हैं कि इस प्रकार गांव में बेकर की भट्टी का होना अत्यंत आवश्यक होता है, एब्सोल्युटली इसेंशियल होता है, अत्यंत आवश्यक होता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, इसके बाद लिखा क्या है, द बेकर और ब्रेड सेलर, यानी कि जो ब्रेड बनाने वाले होते हैं और उस ब्रेड को बेचने वाले, ठीक है ना, ब्रेड को बेचने वाले। ऑफ दोज डेज, उन दिनों, हैड अ पेकुलियर ड्रेस नोन एज कबाई, इसको अंडरलाइन कीजिएगा। यानी उन दिनों बेकर की एक विशेष पोशाक होती थी जिसे कबाई के नाम से जाना जाता था। जो बेकर बनाते थे ना, वो एक प्रकार का विशेष कपड़ा पहनते थे, जैसे बैंड बाजा बाराती जो होता है, बैंड वाले होते हैं, वो एक प्रकार का अपना बैंड का पोशाक पहनते हैं और देखने से पता चल जाता है कि बैंड वाले हैं। ठीक उसी पे जैसे डॉक्टर होते हैं, उनको देखने से पता चल जाता है, वकील होते हैं, उनको देखने से पता चल जाता है, ठीक उसी प्रकार ये बेकर होते थे, एक अपने विशेष प्रकार का कपड़े पहनते थे जिसको कबाई कहा जाता था, ठीक है ना, एक प्रकार का विशेष पोशाक पहनते थे, ठीक।
आगे देखते हैं कैसा होता था। इट वाज अ सिंगल पीस, यह एक सिंगल पीस होता था, यानी कि कंधे से लेकर के घुटने तक का सिंगल पीस होता था। लॉन्ग फ्रॉक, जैसे महिलाएं पहनती हैं, लड़कियां पहनती हैं, लॉन्ग फ्रॉक होता था। रिच्ड डाउन टू द नीज, और ये घुटने तक पहुंचता था। कहने का मतलब यह एक सिंगल पीस होता था, फ्रॉक होती थी जो घुटने तक पहुंच जाती थी। एक लंबा पीस फ्रॉक होता था जो घुटने तक पहुंच जाती थी ये कपड़ा, ठीक है ना, वही पहनते थे वो। इन आवर चाइल्डहुड, हमारे बचपन में, वी सा बेकर्स, हम लोग बेकर को देखते थे, वियरिंग अ शर्ट पहने हुए, एंड ट्राउजर, और पैंट पहने हुए, विच वर शॉर्टर, जो छोटा था, देन फुल लेंथ वंस, एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट्स। कहने का मतलब है कि ये कैसा होता था, फुल लेंथ से वंस, फुल लेंथ की तरह होता था, लॉन्गर देन हाफ, और हाफ से कुछ बड़ा होता था। फुल भी पूरा नहीं था, हाफ भी पूरा नहीं था, मध्य वाला था, ठीक है ना। अब ये कहते हैं जैसे आजकल के किसान या देखते हम लोग, कहना किसान जो होते हैं, अब अक्सर को कुछ लोग देखेंगे धोती कुर्ता नहीं पहने, अब पैंट शर्ट पहने होते हैं, टी शर्ट पहने होते हैं। ठीक उसी प्रकार ये कहते हैं कि हमारे बचपन में हम बेकरों को शर्ट और पैंट पहने हुए देखते थे, और पूरी पैंट और जो पूरी पैंट से थोड़ा सा छोटा होता था, पूरी पैंट जो है ना एकदम टिकने तक आती थी, उससे थोड़ा सा छोटा होता था, और नेकर से लंबा होता था, नेकर से बड़ा और पैंट से थोड़ा सा छोटा होता था, ठीक है ना। आगे देखते हैं। इवन टुडे, और आजकल, यहीं से ना, इवन टुडे एनी वन हु वियर्स अ हाफ पैंट विच रिच जस्ट बिलो द नी मतलब घुटने तक, इनवाइट्स द कमेंट दैट ही इज ड्रेस्ड लाइक अ पैडर। अब देखिएगा, ये कहता है कि वो जो आजकल कोई वैसा पोशाक पहनता है, ठीक है ना, यदि आजकल कोई वैसा पोशाक पहनता है छोटा वाला, ठीक है ना, नेकर होता था जो घुटने से छोटा, यानी कि आज भी कोई घुटने से नीचे तक कोई पहनता है, नेकर पहनता है, तो उस पर टिप्पणी की जाती है कि वह एक पेडर की तरह से पोशाक पहनते हुए हैं, पोशाक पहना हुआ है, पेडर की तरह से कमेंट किया जाता है दैट की ही ड्रेस्ड, वह पहना हुआ है, लाइक अ पेडर, पेडर की तरह से, ठीक है ना, उस पर कमेंट किया जाता है। अगर कोई भी वैसा पहनता है तो लोग कहते हैं कि वह एक पेडर की तरह से पोशाक पहने हुए हैं वे आदमी, ठीक है ना। आगे लास्ट वाला देखते हैं। द बेकर यूजुअली कलेक्ट्स हिज बिल्स एट द एंड ऑफ हिज मंथ। अब कहता है कि बेकर प्रायः महीने के अंत में अपने बिल को बटोरते थे। जैसे हमारे गांव में आते हैं हींग बेचने वाले, गांव में आते हैं तो हींग बेचने वाले देखे होंगे आप लोग कि वो बैसाख में लेते हैं पैसे, साल भर के बाद पैसे लेते हैं, बेच करके चले जाते हैं, नाम नोट कर लेते हैं, और ठीक उसी प्रकार वो साल भर के बाद आते हैं और वो हींग का पैसा लेकर के जाते हैं। ठीक उसी प्रकार ये अपना महीने के अंत में लेते थे बिल, ठीक है ना, महीने के अंत में ये बिल लेते थे। आगे मंथली अकाउंट्स, और महीने का जो गणना होती थी, यूज टू बी रिकॉर्डेड, और उसको लिख देते थे, वो रिकॉर्ड करके रखते थे, ऑन सम वॉल इन द पेंसिल, पेंसिल से किसी दीवार पर वो लिख देते थे, ठीक है ना। महीने का जो हिसाब किताब होता था, पेंसिल से किसी दीवार पर लिख दिए जाते थे वो, ठीक है ना, कॉपी किताब उतना था नहीं, पेंसिल से लिख देते थे। अब बेकिंग वाज इंडीड का मतलब होता वास्तव में, जो रोटी बेचने वाला था वास्तव में प्रॉफिटेबल प्रोफेशन, एक लाभप्रद था, इन द ओल्ड डेज, पुराने दिनों में, ठीक है ना। यानी कि बेकर का धंधा वास्तव में प्राचीन दिनों में, पुराने दिनों में लाभप्रद का धंधा था, ठीक है ना, प्रॉफिटेबल था। द बेकर यानी कि रोटी बनाने वाले, एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व, कभी वो भूखे नहीं रहते थे, यानी कि बेकर रोटी बनाने वाला और उसका परिवार कभी भी भूखे नहीं मरते थे या ना रहते थे। हिज फैमिली, वह और उसका परिवार, एंड हिज सर्वेंट्स, और उसके नौकर, ऑलवेज लुक्ड हैप्पी, हमेशा खुश दिखाई देते थे। खुश दिखाई का मतलब जिस इंसान के पास पैसा वैसा हो जाता है तो हमेशा एक्चुअली नॉर्मली खुश दिखाई देने लगता है, ठीक है ना। अब हम लोग के पास है ये नहीं तो हमेशा मुंह लटका रहता है, ठीक है ना। हैप्पी एंड प्रोग्रेस, क्या लिखा है, प्रोस्पेरियस, प्रोस्पेरियस का मतलब होता है समृद्ध, यानी कि हमेशा, समृद्ध का मतलब होता है वैभवशाली, यानी कि बेकर, उसका परिवार और उसके नौकर हमेशा खुश दिखाई देते हैं, वैभवशाली दिखाई देते हैं, ठीक है ना। देयर प्लम्स फिजिकल, यानी उन लोगों की फिजिकल बनावटी, है ना, वाज एन ओपन टेस्टमोनी टू दिस,
कहने का मतलब होता है कि उनके शरीर का मोटा ताजा शरीर देख करके यह स्पष्ट प्रमाण होता है इवन टुडे एनी पर्सन विथ अ जैक फ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस, जैक फ्रूट का मतलब होता है कटहल की तरह, अपीयरेंस दिखाई देना, इज इजिली कमेंटेड टू अ बेकर, यानी कि उस मोटे ताजे शरीर की तरह से कोई व्यक्ति होता है तो आज भी जब कोई कटहल जैसे व्यक्ति हो जाता है तो उसकी तुलना एक बेकर से की जाती है। यानी कि बोलते हम लोग नहीं है कि अगर मोटा ताजा आदमी होता है बोलते हैं कि हम लोग खाते पीते घर के हैं, ऐसे करके बोलते हैं, ठीक है ना, कि हम लोग खाते पीते घर के हैं। तो अगर कोई भी उतना मोटा ताजा हो जाता है तो हम लोग बोल देते हैं, ये बोला जाता है कि वो एक बेकर के समान है। जैसे आजकल बोला जाता है कोई मोटा ताजा हो जाता है तो हलवाई, हलवाई जैसे गांव देहात में बोलते हैं हलवाई, हलवाई का मतलब मिठाई उठाई समोसा वगैरह बनाने वाले को हलवाई कहते हैं, तो वो भी मोटे ताजे होते हैं, ठीक है ना। उम्मीद है आप लोग को ये पूरा का पूरा समझ में आया होगा। आप लोग को अगला इसी में एक कहानी कुर्ग मिल जाएगी अगले में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।